प्रिय विद्यार्थियों, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जमीन पर बैठकर लकीरें खींच रहा है। बगल से एक आदमी जा रहा था। उसने उस बच्चे से पूछा कि ओ बालक, क्या बना रहे हो? तो बच्चे ने जवाब दिया कि मैं किले तोड़ रहा हूं और किले बना रहा हूं। जी हां बच्चों, ये किले तोड़ने और किले बनाने वाला कोई और नहीं था बल्कि इतिहास का एक महानायक नेपोलियन बोनापार्ट था। एक दिन की बात है, एक ज्योतिषी के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। बहुत सारे लोग उस ज्योतिषी को अपना हाथ दिखा रहे थे। बगल में एक पेड़ के पास एक छोटा सा बच्चा खामोशी से खड़ा होकर उस भीड़ को देख रहा था। उसके मन में भी ये उत्सुकता थी कि मेरे भाग्य में क्या है। जब भीड़ चली गई और वो ज्योतिषी अपना सामान समेटने लगा तो वो बालक दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और कहा, ज्योतिषी जी, मेरा हाथ देख लो, मेरे हाथ में देख लो। ज्योतिषी बोला, अरे बालक मैं जा रहा हूं। ज्योतिषी लगातार उस बालक को अवॉइड कर रहा था, लेकिन वो बालक अड़ गया और उसने कहा कि नहीं, आपको मेरा हाथ देखना पड़ेगा। खैर ज्योतिषी ने कहा कि अच्छा लाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखता हूं। हाथ देखने से पहले ही उस बालक ने ज्योतिषी से पूछा कि ज्योतिषी जी, पहले ये बताओ मैं विश्व विजेता बन सकता हूं कि नहीं। ज्योतिषी अवाक रह गया उसका चेहरा देखकर। फिर ज्योतिषी ने उसके हाथों को देखा और कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथों में विश्व विजेता बनने वाली रेखा नहीं है। उस बच्चे ने ज्योतिषी से पूछा कि ज्योतिषी ये बताओ कि जो विश्व विजेता बनने वाली रेखा होती है वो कैसे होती है। तो ज्योतिषी ने उसको बनाकर दिखाया कि देखो, ये रेखा इस तरीके की होती है। वहीं पर रखा हुआ खंजर उठाता है वो बालक और अपने हाथ को उस खंजर से फाड़ डालता है और वैसी ही रेखा अपने हाथों में बना लेता है। पूरा हाथ खून से लथपथ है और उस ज्योतिषी के सामने हाथ फैलाकर बोलता है कि ज्योतिषी जी, अब बताओ मैं विश्व विजेता बन सकता हूं कि नहीं। ज्योतिषी थोड़ी देर के लिए एक बार फिर अवाक हो जाता है और यकीन मानिए, ये बालक विश्व विजेता तो नहीं बना, लेकिन यूरोप का विजेता जरूर बना। आज जब भी यूरोप के आसमान में कभी उल्का पिंड दिखाई देता है तो यूरोप का एक नागरिक आसमान को देखते हुए सोचता है कि शायद ये नेपोलियन बोनापार्ट तो नहीं है। तो बच्चों, आज जिस कैरेक्टर पर हम लोग बात करने वाले हैं वो कैरेक्टर है नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखते रहिए क्लास को और बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास। और विश्व का इतिहास में एक बेहद रोमांचक टॉपिक
यकीन मानिए आपके नसों में गर्माहट पैदा कर देने वाला टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट, जो अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। किसी ने लिखा है कि कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं, पर उनका क्या करें जो सांचे बदल जाते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो वाकई में बेहद रोमांच देने वाला टॉपिक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये क्लास। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं सभी बच्चों से ये कहूंगा कि अगर आप अनअकैडमी को फुल टू यूज करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी का बेनिफिट लेना चाहते हैं बच्चों, तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो मामला है वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप से जुड़ा हुआ है। अगर आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो यकीन मानिए इस समय अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस की बहारें हैं। मेरी भी स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है अनअकैडमी पर 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को 3 दिन लगातार अनअकैडमी के ऐप पर क्लासेस होने वाली हैं बच्चों। तो जरूरी है कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, और मुझे आप यहां पर इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं MOHDNADIM। जी हाँ बच्चों, मोहम्मद नदीम मेरा नाम है, मोहम्मद नदीम मेरा नाम है अनअकैडमी के ऐप पर। और यहाँ पर एक काम और करना है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जितनी भी क्लासेस हैं या मेरी जो एक्टिविटी है वो अनअकैडमी के ऐप पर आपको शो हो जाए, तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करिए बच्चों। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरी क्लास कभी भी शुरू होगी आपको मैसेज अनअकैडमी की तरफ से जाएगा। तो प्लीज़ फॉलो मी, मुझे फॉलो ज़रूर करिए। और विद्यार्थियों, सबसे बड़ी चीज़ है कि अनअकैडमी पर अगर आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो उसका भी मामला यहीं पर है। मोहम्मद नदीम सर्च करेंगे, फॉलो करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पे आप जाएंगे, ठीक है ना। गेट सब्सक्रिप्शन का जो ऑप्शन है, यहीं से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्लान सेलेक्ट करेंगे, रेफरल कोड की जगह डालेंगे MNUS 10% डिस्काउंट के लिए, और अनअकैडमी के ऐप से जुड़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के ऐप पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर थोड़ी देर बात करेंगे अनअकैडमी के ऐप के बारे में, अनअकैडमी के रिजर्व चैनल्स के बारे में, अनअकैडमी पर एडमिशन के बारे में। अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो जान लीजिए अनअकैडमी 2 तरह का प्लान जो है वो अपने ऐप के लिए चलाती है। सबसे बड़ी चीज़ है विद्यार्थियों, अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रही है इसके बारे में जानकारी लीजिए। जी हाँ, पहली चीज़ तो ये कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क है, सबसे बड़ा ऑनलाइन नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज़ ये बच्चों कि ये अगर आप अनअकैडमी के ऐप पर एडमिशन लेते हो तो आपको मिलेंगी रेगुलर क्लासेस अपने मनचाहे एजुकेटर्स की। उसके बाद आपका वीकली और मंथली टेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रीलिम से लेकर मेंस और इंटरव्यू तक की कक्षाएं आप अनअकैडमी के ऐप से जुड़ के कर सकते हैं। लास्ट में एक चीज बोलूंगा कि अनअकैडमी हिंदुस्तान का सबसे चीप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है बच्चों। लास्ट में ये बात बोलूंगा कि अनअकैडमी हिंदुस्तान का सबसे चीपेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर रहकर अपनी स्टडी को पूरा कर सकते हैं, यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी पर प्लस के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1 महीने से लेकर 3 साल तक का यहाँ प्लान है।
चूंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी में कम से कम 1 साल का समय लगता है, इसलिए कम से कम 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों आप देखेंगे कि अगर आप 1 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो 49,500 रुपीज फीस है। यहां पर नीचे देखिए रेफरल कोड MNUS को यूज करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे 1 साल की फीस 49,500 रुपीज है, उसी तरह से रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद 10% फीस कम होकर हो जाएगी 44,550 रुपीज। उसी तरह से 2 साल और 3 साल के लिए एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर दूसरा जो प्लान है उसे कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। बच्चों, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान सबसे चीपेस्ट प्लान है, सबसे बढ़िया प्लान है। यकीन मानिए सबसे शानदार जो प्लान है अनअकैडमी पर, सबसे शानदार जो एडमिशन प्लान है अनअकैडमी पर, वो आइकॉनिक का प्लान है। बच्चों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के तहत एडमिशन ले रहे हैं तो आपको एक कोच या गाइड मिलेगा जो हर समय आपकी मदद के लिए तैयार रहेगा। मेरा मानना है कि उस बच्चे को जिसने ABCD से अपनी शुरुआत की है, नया बच्चा है, उसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। इसमें एडमिशन लेने के लिए 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए आप प्लान जो है चूज कर सकते हैं। रेफरल कोड MNUS को लगाने के बाद 10% आपको यहां भी डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 1 साल की फीस जो 69,500 रुपीज है, रेफरल कोड MNUS को यूज करने के बाद 10% कम होकर ये हो जाती है 62,550 रुपीज। तो बच्चों, ये ऑफर है आपके लिए। और एक बात और बोलूंगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के तहत जो एडमिशन है वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इतना ज़्यादा इसकी डिमांड है कि इसकी फीस जो है वो बढ़ने वाली है। तो इससे पहले इसकी फीस बढ़ जाए, आप एडमिशन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ले लीजिए। रेफरल कोड MNUS को लगाइए, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों ऑप्शनल का मामला है। अनअकैडमी पर अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअल एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल एडमिशन के लिए यहाँ पर पूरा जो इनकी फीस का प्लान है वो लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको चूज कर लीजिए। रेफरल कोड MNUS जरूर यूज करिए 10% डिस्काउंट के लिए। रेफरल कोड MNUS जरूर यूज करिए 10% डिस्काउंट के लिए। रेफरल कोड MNUS जरूर यूज करिए 10% डिस्काउंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी जो है वो आइकॉनिक प्राइस हाइक करने जा रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो एडमिशन का मामला मैं आपको बता रहा था, उसकी फीस बढ़ने वाली है। अब बमुश्किल आपके पास 3 से 4 दिनों का समय है। आप जितनी जल्दी हो सके अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अनअकैडमी ने ये साल जा रहा है तो इस साल को आपके लिए खास बनाने के लिए कुछ उसने ऑफर प्लान किया है आपके लिए। जैसे अगर आप चाहते हैं कि जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल आप एक साथ कर सकें तो उसके लिए उसने बहुत बड़ी छूट का प्रावधान किया है, बहुत बड़ी छूट दी है। जैसे 1 साल के एडमिशन के लिए 9% की छूट, 2 साल के एडमिशन पर 11% की छूट, 3 साल के एडमिशन पर 14% की छूट, और रेफरल कोड MNUS को लगाने के बाद जो 10% छूट मिलेगा वो आपको अलग से है। तो क्या देर है बच्चों, हो जाइए तैयार, आगे बढ़िए। यहां पर आपको बता दूं कि अगर आप जो है UPSC CSC GS है ना प्लस के लिए ऑप्शनल, अगर आप प्लस पर एडमिशन लेने के लिए UPSC CSC GS और ऑप्शनल एक साथ लेना चाहते हैं तो इसकी फीस यहां पर लिखी हुई है, देख सकते हैं 70,153 रुपीज। रेफरल कोड MNUS यूज करोगे 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा छूट आपको। UPSC CSC GS अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए UPSC CSC GS और ऑप्शनल लेना चाहते हैं, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए UPSC CSC GS और ऑप्शनल लेना चाहते हैं
अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीएससी, सीएससी, जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 88,705 रुपीज़। रेफरल कोड यूज़ करिए, 10% और डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर बच्चों आपको बता दूं कि कंपटीशन का जो सीज़न है वो अनअकैडमी पर चल रहा है। कुल 13 कम्बैट्स होने वाले हैं। कंपटीशन का फॉर्मेट ये है, जीतने वालों को अलग अलग तरह का इनाम अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि अनअकैडमी ने अपने बैचेस के अनाउंसमेंट्स अनअकैडमी ने अपने न्यू बैचेस के अनाउंसमेंट शुरू कर दिए हैं। जैसे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम के लिए 2021 के लिए अनअकैडमी ने अपने नए बैचेस लॉन्च किए हैं। इन बैचेस का जो प्रतिनिधित्व है वो अनअकैडमी के सबसे सीनियर टीचर कर रहे हैं, जैसे सुनील अभिव्यक्ति सर, मुरनाल पटेल सर और सिद्धार्थ अरोड़ा सर। आप अपनी सुविधा अनुरूप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड की जगह यानी 10% डिस्काउंट के लिए यूज करिए रेफरल कोड MNUS। ठीक है बच्चों, ये चीजें ये नई बैचेस का अनाउंसमेंट हुआ है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। 10% छूट के लिए यूज करिए रेफरल कोड MNUS। तो बच्चों आज की क्लास आपके सामने है। आज एक ऐसे विजेता को हम याद करने वाले हैं जिसका नाम लेने के बाद आज भी ऐसा लगता है कि शरीर की जो नसें हैं वो झंझना जाती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो बच्चों आज इस कैरेक्टर पर हम लोगों की बात होनी है। नेपोलियन बोनापार्ट ने यह साबित कर दिया था कि नो रिस्क नो गेम, नो गेन विदाउट पेन। तो बच्चों आज नेपोलियन बोनापार्ट पर एक विस्तृत जानकारी हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, और चलिए आज शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्रांस की प्रारंभिक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट के उदय से पहले फ्रांस के तत्कालीन जो हालात थे वो क्या थे, यानी फ्रांस में क्रांति के बाद क्या हुआ। बच्चों आपको मैं बताऊं कि जब फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद जो है राजा की शक्तियों को जो है एक राष्ट्रवादी जनसभा ने अपने हाथों में ले लिया। फ्रांस में उन्माद की ऐसी स्थिति थी कि फ्रांस के राजा लुई 16वें को मौत की सज़ा सुनाई गई। फ्रांस के राजा लुई 16वें को और उसकी पत्नी मारी अंतवानेत को फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस से बोर्बो राजवंश का अंत हो गया। लेकिन फ्रांस में अराजकता समाप्त नहीं हुई। लगातार संविधान बने, लगातार संविधान हटाए गए। फ्रांस में एक उन्माद की स्थिति बनी रही। आखिरकार एक संचालक मंडल ने जो है फ्रांस की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था और अब फ्रांस का शासन एक संचालक मंडल के हाथों में था। कहा जाता है कि लुई 16वें की हत्या के बाद यूरोप के जितने भी देश थे वो फ्रांस के दुश्मन हो गए, क्योंकि बच्चों यूरोप में अभी भी राजतंत्र विद्यमान था, वहां पर अभी भी राजाओं का शासन था। राजाओं ने इस घटना को अपने विशेषाधिकार का अंत माना और पूरे यूरोप के राजाओं ने इस घटना का विरोध किया। कहा जाता है कि फ्रांस चौतरफा युद्ध से घिर गया। वियना ने फ्रांस पर ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर अटैक किया, इंग्लैंड ने अटैक किया, जर्मनी ने अटैक किया। इस तरह से फ्रांस चारों तरफ से युद्ध से घिर गया। पूरे यूरोप के लोग राजा के इस अंत को गलत मानते थे और उन्होंने फ्रांस के लोगों को इसकी सजा देने के लिए अपना अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो यहां पर बच्चों हम थोड़ा सा पूर्व परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, और चूंकि आपको पता ही होगा कि हम जो है थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे फ्रांस के हालात के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नेपोलियन बोनापार्ट।
बच्चों आज का जो टॉपिक है वो नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्व की परिस्थितियां। पूर्व की परिस्थितियों में हम ये जानेंगे कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट के उदय से पहले फ्रांस की स्थिति क्या थी, क्योंकि जब तक आप पूर्व की परिस्थितियों को नहीं जानेंगे, जब तक कि आप बच्चों प्रारंभिक स्थिति को नहीं जानेंगे, तब तक आप जो है नेपोलियन बोनापार्ट का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। तो चलिए पूर्व की परिस्थितियों में हम थोड़ा सा लिखेंगे, नोट करेंगे हम लोग। क्रांति के बाद, आपको तो पता ही, मैंने बताया है, क्रांति के बाद फ्रांस में काफी लंबे समय तक अराजकता और उन्माद की स्थिति व्याप्त थी। ठीक ना। हालात यहां तक पहुंच गए कि फ्रांस की जनता ने राजा लुई 16वां और रानी मारी अंतवानेत को फांसी की सजा दे दी। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसको। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, 1 मिनट देंगे बच्चों। बच्चों बस 1 मिनट का टाइम आपका मैंने लिया, थैंक यू सो मच। आज हम लोग जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट पर वही बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आखिर फ्रांस की जो प्रारंभिक परिस्थितियाँ थी वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ना कि वहाँ पे क्या कंडीशन थी फ्रांस की। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन आपको लिखवाया इसके बारे में, फ्रांस के प्रारंभिक हालात के बारे में। तो वही चीज़ थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों ने नोट किया होगा कि फ्रांस में मतलब नेपोलियन बोनापार्ट से पहले की क्या स्थिति थी, थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेंगे। बच्चों लिखने का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो एक तो ये कि ये चीज़ आपको याद हो जाएगी, दूसरी चीज़ ये कि आपके पास एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको दोहराने का मौका मिल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, ये हम लोगों का हेडिंग हो गया। और इसमें हम लोग लिख रहे थे कि नेपोलियन के उदय से पूर्व फ्रांस की स्थिति, यानी हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं
प्रारंभिक स्थिति के बारे में। तो हेडिंग हम लोग ऐसे डाल देंगे, प्रारंभिक परिस्थितियां। प्रारंभिक परिस्थितियां, इसमें हमने लिखा ना कि फ्रांस क्रांति के बाद फ्रांस की स्थिति लगातार, है ना बच्चों, अराजक एवं उत्तेजक बनी रही, एवं उत्तेजक बनी रही। ठीक, ये चीजें नोट किया आप लोगों ने। वहां के हालात या परिस्थितियां उन्माद की उस दशा पर पहुंच गए उन्माद की उस दशा पर पहुंच गए जिसके अंतर्गत राजा लुई 16वां और रानी मारी अंतवानेत को फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है ना। फ्रांस का शासन अब एक संचालक मंडल के हाथों में आ चुका था। ये बच्चा नोट करना जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं अगर आप इसको नोट कर लेंगे ना तो आपके पास एक आधार रहेगा इस चीज को समझने के लिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक बार रिवाइज करना चाहते हैं ना इसको, इस टॉपिक को, तो समझने के लिए आसानी हो जाएगी। संचालक मंडल के हाथों में आ गई। संचालक मंडल के हाथों में आ गई, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात ये कर रहे हैं कि फ्रांस की जो स्थिति थी वो लगातार खराब होती चली गई। ऐसा नहीं था कि राजा के मरने के बाद भी हालात सुधरे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि राजा के मरने के बाद लगभग पूरा यूरोप फ्रांस का दुश्मन हो गया। कारण ये था कि यूरोप के बाकी देशों में अभी भी यूरोप के बाकी देशों में अभी भी राजाओं का शासन था और एक राजा की हत्या को यूरोप के राजवंशों ने एक राजाओं के विशेषाधिकार का हनन माना और एक तरफा फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई। आपको मैं बता दूं कि इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, है ना। जर्मनी ने ऐलान कर दिया, ऑस्ट्रिया ने ऐलान कर दिया। इस तरह से फ्रांस लगातार युद्धग्रस्त हो गया। तो हम इसको भी बच्चों इसको नोट कर दीजिए। फिर हम लोग थोड़ा सा मतलब फ्रांस के प्रारंभिक हालात क्या थे, प्रारंभिक स्थिति क्या थी। अब एक प्रश्न यहाँ पर आप कह सकते हो कि सर ये तो बहुत लंबा हो रहा है। तो लंबा इसलिए हो रहा है बच्चों, इसको शॉर्ट भी आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने शुरुआत करी, अभी मैंने शुरुआत की है आपको पढ़ाने की। तो अभी इसको मैं लार्ज फॉर्मेट में लिखा रहा हूं
ताकि एक बार बृहद स्तर पर आप इसको समझ जाएं। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन उठाएंगे और फ्रेमिंग करने की शुरुआत करेंगे। तो एक बार पहले तो आप विश्व के इतिहास को बड़े लेवल पे समझ जाइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए थोड़ा सा, कुछ लाइनें और, ताकि जो है जो प्रारंभिक स्थिति है वो क्लियर हो जाए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। लिख लिया हो तो स्क्रीन पर डन लिखिए। और बच्चों आपको मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आइए हमारे टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर, जिसकी आईडी यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और थोड़ा सा कुछ लाइन और, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही समराइज करके इसको लिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि डिटेल दे रहा हूँ आपको, ताकि आपकी जो समझ है वो इस टॉपिक पर एकदम क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। क्योंकि जो इंसान ना किसी चीज़ को फैला सकता है वही उस चीज़ को मिनिमाइज भी कर सकता है। मिनिमाइज करना आसान नहीं है, सबसे पहले डिटेल आपको पता होनी चाहिए। यहां पे हम लोग ये चीज लिखेंगे कि जब राजा को फांसी दी गई, तब यूरोप के बाकी देशों ने जहां राजतंत्र था है ना, इस घटना को इस घटना से आहत होकर फ्रांस पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया। ठीक है बच्चों, एक तो ऐसे ही फ्रांस भूखमरी और गरीबी का शिकार था, उसके बाद क्रांति हुई, उसके बाद फ्रांस पर इतने सारे देशों का हमला हुआ बदला लेने के लिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि फ्रांस के जो इंटरनल हालात होंगे वो उस समय क्या होंगे। बहुत ही ज्यादा फ्रांस के लिए ये खतरनाक मोड़ था। कहा जाता है कि अब फ्रांस बिल्कुल ही अब तब की स्थिति में आ चुका था। बच्चों इस लाइन को नोट करिए, क्योंकि इस चीज को समझने के बाद ही हम आगे की कहानी को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। इसको नोट करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिख लिए बच्चों, बस 1 मिनट।
ये चीज आप समझ गए, फ्रांस के क्या हालात थे वो समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ना फ्रांस चारों तरफ से युद्धों से घिर चुका था, कई जगह पे फ्रांस की पराजय भी हुई थी भाई। इंग्लैंड जैसी महाशक्ति है ना, ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्ति, इसके अलावा जर्मनी जैसी शक्ति से इनकी लड़ाई चल रही थी। तो जगह जगह फ्रांस की सेनाएं भी बिखरी हुई थी, ठीक है, लेकिन जीत के कोई आसार नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि फ्रांस जैसे स्टिल मोड में आ गया है, ठीक है ना। कहा जाता है कि फ्रांस की जो मैनेसिंग बॉडी थी, जो फ्रांस को उस समय देख रही थी, उन्होंने अलग अलग सेनापतियों को अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ सेनापतियों के नाम लिखूंगा, उन्हीं सेनापतियों में से एक सेनापति का नाम मिलता है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। कहा जाता है कि कुछ नए सेनापतियों को जर्मनी से निपटने के लिए जोरदां और मोरू, और इटली से निपटने के लिए या इटली पर आक्रमण करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट को भेजा गया था, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जर्मनी से युद्ध करने के लिए, आ जाइए, इसको मिटा दिया जाए। मतलब ना फ्रांस बिल्कुल चारों तरफ से घिर गया था। अब यह था भाई कि इन देशों से निपटना ही था एनी हाउ, इनसे जो है अपनी जान तो बचानी ही थी। फ्रांस के हालात एकदम खराब तो थे ही, गरीबी, भूखमरी, रोटी की कमी, हाहाकार मचा हुआ था। दिक्कत यह थी कि जो संचालक मंडल था वो भी परेशान था, क्योंकि अगर युद्ध ना किया जाता तो जनता इन्हें मार डालती, क्योंकि जनता एकदम से अराजक स्थिति में आ चुकी थी। अब देखिए क्या हुआ। यहां पर कुछ नाम मैं आपको लिखवा रहा था। जर्मनी से युद्ध के लिए जोरदां और मोरू को भेजा गया। ये नाम है बच्चों, जोरदां और मोरू, ये सेनापति थे जो जर्मनी से लड़ने के लिए इनको भेजा गया, ठीक। किंतु इनकी पराजय हो गई, यानी ये हार गए, जर्मनी में प्रशा से ये पराजित हो गए, ठीक। इटली में सेना की कमान एक 5 फुट के इंसान को दी गई। इसका स्ट्रक्चर था 5 फुट 2 इंच लंबे पतले दुबले से आदमी को दी गई। जी हां, यही वो व्यक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट। इटली में सेना की कमान एक 5 फुट लंबे, एक 5 फुट लंबे बाकायदा बड़ा रोचक वर्णन मिलता है नेपोलियन बोनापार्ट का। 5 फुट 2 इंच लंबे तथा पतले दुबले इंसान को दी गई, पतले दुबले व्यक्ति को दी गई। बड़ा अजीब मामला था। अच्छा, इटली में तकरीबन 49,000 सेना फ्रांस की वहां पे पड़ी हुई थी। कहने का मतलब कि जो संचालक मंडल के लोग थे, अब वहां के राजा को तो मार दिया गया था, अब वहां के राजा को तो मार दिया गया था। जो संचालक लोग थे वो भी डरे हुए थे, क्योंकि जनता को ना समझाना था कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम विजय कर रहे हैं, या फ्रांस अच्छा हो रहा है। कहने का मतलब कि ये सारा जो खेल था, क्योंकि हालत अंदर से एकदम खराब थी, लेकिन फ्रांस की जनता को समझाने के लिए कि क्रांति के जो परिणाम है वो राजा के शासन से काफी अच्छे हैं, इसलिए ये सेनाएं भेजी गई थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि हर तरफ से फ्रांस हार रहा था।
इटली में 49,000 सेना मौजूद थी उस समय। कितनी सेना थी? 49,000। वो भी 3 सालों से पड़ी हुई थी। तो हम लिखेंगे कि इटली में उस समय 49,000 सेना तीन वर्षों से लगातार पड़ी हुई थी। बच्चों थोड़ा गौर करिएगा। 3 सालों से तीन सालों से फ्रांस की सेना इटली में पड़ी हुई थी, स्टिल मोड में, मतलब ना आगे ना पीछे, जैसे तैसे। 3 सालों से फ्रांस की सेना इटली में पड़ी हुई थी, जिनकी संख्या कितनी थी? 49,000। उस समय इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा हुआ करता था। ऑस्ट्रिया बहुत शक्तिशाली था। उसने न केवल जर्मनी पर बल्कि इटली तक पर अपना कब्जा बना के रखा था। मतलब ये जो लड़ाई थी फ्रांस की, वो इटली के लोगों से नहीं थी बल्कि ऑस्ट्रिया से उस जमाने में थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया से फ्रांस के बोर्बो वंश के जो है राजनीतिक संबंध थे ना बच्चों, क्योंकि जो वहां की रानी थी जिसको फांसी दी गई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी ना, मारी अंतुआनेट, है कि नहीं? तो हालात तो ऐसे थे। अच्छा, ये दुबला पतला आदमी जब, यानी कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, जब ये इटली पहुंचता है तो वहां एक से बढ़ के एक योद्धा थे, पहले से ही मौजूद थे। ख्यातिनामा योद्धा मौजूद थे इटली में फ्रांस के, लेकिन सब क्या थे? मृत प्राय, स्टिल हो चुके थे। न खाने को, न पीने को, न पहनने को। वहां की जो सेना थी ना, फ्रांस की सेना भूखी, प्यासी, नंगी, आप सब कुछ बोल सकते हैं। और उन्होंने मान लिया था इन्होंने मान लिया था फ्रांस के सैनिकों ने कि बस अब यहीं से खेल खत्म। एकदम निराश हो चुकी थी फ्रांस की सेना जो उस समय इटली में मौजूद थी। अच्छा, नेपोलियन पहुंचा, एकदम बीमार आदमी, दुबला पतला इंसान। तो जो वहां बड़े बड़े योद्धा थे, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। करे यार, ये फ्रांस के संचालक मंडल को क्या हो गया? इस दुबले पतले आदमी को भेजा, बीमार जैसे इंसान को, जो एक सैनिक बनने के लायक नहीं, वो सेनापति बन के आ रहा है इटली में। खैर, एक चीज हमने देखा है कि दुनिया की हर बेहतरीन चीज का सबसे पहले विरोध होता है। दुनिया की हर बेहतरीन चीज का सबसे पहले विरोध होता है। आप ही अपने घर से निकले हैं यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन के लिए, कितने लोगों ने सपोर्ट किया? आपके माँ बाप, भाई बहन और कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। हर बेहतरीन कदम बढ़ाने के लिए इंसान को विरोध सहना पड़ता है। यकीन मानिए बच्चों, जब विरोध हो तो समझ जाइए। और कहा जाता है कि साहब, विरोध जो होता है वो दमदार चीजों का होता है। अगर आपका विरोध होने लगे और विरोध बढ़ने लगे तो समझ जाइए कि आपके अंदर दम है। और अगर विरोध ही ना हो तो विरोध, मरी हुई चीजों का कभी विरोध नहीं होता। विरोध किसका होता है बच्चों? हर जिंदा चीज का विरोध होता है। नेपोलियन बोनापार्ट इटली में पहुंच चुका है। उसने कमान संभाली और जैसे ही कमान संभाली, उसने सबसे पहले अपनी सेना का निरीक्षण किया और यह देखा
कि हमारी सेना में कितनी जान बची है और क्या हालात है। हर बटालियन का उसने निरीक्षण किया, और जब उसने निरीक्षण शुरू किया तब वहां के सेना नायकों को, वहां के लोगों को समझ में आ गया कि ये जो दुबला पतला इंसान आया है ये कुछ करने वाला है। यकीन मानिए, लगने लगा कि ये कुछ करने वाला है, क्योंकि इसने निरीक्षण किया, अपने सैनिकों के अंदर बची हुई ताकत और जोशो खरोश का जायजा लिया। समझ में आ गया, जो वहां पर बैठे हुए थे उनको समझ में आ गया कि ये कुछ करने आया है। फिर उसने एक बुलेटिन जारी किया, एक बुलेटिन समझ रहे ना, अपने सैनिकों को संदेश जारी किया कि मेरे प्यारे फ्रांसीसी सैनिकों, 3 साल से आप यहां पर मौजूद हैं, आपके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं। 3 साल से एक खराब हालात में, आप 3 साल से आप बहुत ही मुश्किल हालात में जिंदगी जी रहे हैं मेरे प्यारे सैनिकों। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से अगर आप उठेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। अगर आप इटली के उन नगरों तक चले जहां पर अथाह पैसा है, अथाह सुंदरता है, सब कुछ है, वो सब आपका। नेपोलियन कह रहा है कि सब आपका। यकीन मानिए, कल जो है इटली हमारा होगा और इटली पर आप हुकूमत करेंगे, इटली के सारे संसाधन आपके होंगे, आप ऐश करेंगे इटली में। जाहिर सी बात है, जब ये न्यूज फ्रांस के सैनिकों के कानों में पड़ी तो ऐसा लगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों, एक राजनेता की सबसे बड़ी सुंदरता क्या होती है? एक्चुअली में नेपोलियन बोनापार्ट was not only one army man. He was not only one army chief. He was also a good bureaucrat of their time. He was also a good king of their time. उसके अंदर एक राजा का सारा गुण मौजूद था। वो सेनापति नहीं था, क्योंकि सेनापति का काम होता है ऑर्डर प्राप्त करना, ऑर्डर देना। इसने ऑर्डर प्राप्त नहीं किया, बल्कि इसने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि हम कल हमला करेंगे इटली पर और इटली के सारे संसाधनों पर हमारा कब्जा होगा। मेरे सैनिकों, इटली के बेहतरीन और खूबसूरत शहर आपका इंतजार कर रहे हैं, वहां जम के आप मस्ती करिए, जम के आप खाइए पीजिए घूमिए, सब आपका होगा। यकीन मानो, भूखे हुए सैनिक जो 3 सालों से लाचार स्थिति में थे, वो सैनिक जिनके पास कपड़े नहीं थे, वो सैनिक जो बिल्कुल हताश हो चुके थे, ये जो आवाज थी, ये जो उसकी उद्घोषणा थी, ये ऐसे सैनिकों में उतर रही थी जैसे बिजली सी कड़क रही थी। यकीन मानिए, एक वक्ता की सबसे बड़ी सुंदरता होती है मोटिवेशन। सबसे बड़ी चीज होती है मोटिवेशन। ये मोटिवेशन हम कई राजाओं में देखते हैं जो अपने जमाने के बेहतरीन राजा थे। विदिन हम अलेक्जेंडर द ग्रेट में भी ये मोटिवेशन देखते हैं। अब जब नेपोलियन ने घोषणा की, मानो जैसे बिजली सी कड़क गई सैनिकों पर। और फिर क्या था, एक निश्चित समय में वाकई में उसने कहा कल तो कल हमला हो गया। और इटली में इतना भीषण हमला था, क्योंकि उसने अपने सैनिकों से कहा था कि या तो आप यहां बने रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे और कुछ मिलने वाला नहीं है, शायद आप मारे भी जाओगे, लेकिन आगे अगर आप हमला करते हो, जी जान से अटैक करते हो, और जैसे ही जीतोगे सब कुछ आपका होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहूंगा कि इंसान 2 ही सिचुएशन में कुछ कर पाता है, या तो अभाव में या प्रभाव में। 2 ही सिचुएशन में आदमी कुछ कर पाता है, या तो अभाव में या प्रभाव में। तो यहां बच्चों अभाव ही अभाव था। फ्रांस के सैनिकों के सामने साफ साफ एक भयानक और निराशक मृत्यु थी। दूसरी तरफ इटली की खूबसूरत आबादी थी। यकीन मानिए,
फ्रांस के सैनिकों ने ऐसे इटली पे हमला किया जैसे टिड्डियां, जैसे भूखी हुई टिड्डियां खेतों पर हमला करती हैं। इतना जोश था। मतलब एक बात तो साबित हो गया कि किसी चीज को जीतने के लिए संसाधनों से कहीं ज्यादा जोश की जरूरत पड़ती है। इंसान वही जिसके ख्वाबों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने इस बात को साबित कर दिया कि संसाधन भले ही आपके पास कम हो, लेकिन जोश हो तो आप ईश्वर की दया से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होता है हौसला, सबसे बड़ी चीज होता है कॉन्फिडेंस। मेरी बात समझ में आ गई, कलर हो गई। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की आशा आप कह सकते हैं, उस जमाने में जब फ्रांस बिल्कुल घिरा हुआ था। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग नोट करेंगे बच्चों। लिखेंगे यहां पर, है ना, लिखना जरूरी है क्योंकि यहां पर बिना नोट किए काम नहीं चलना बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में बात करते हैं। मतलब नेपोलियन की कद काठी से आपने समझ लिया बच्चों। कद काठी, दुबली पतली, लोगों को लगता था कि ये क्या करेगा। जब नेपोलियन बोनापार्ट इटली पहुंचा था सेनापति बनकर, तो वहां के सैनिकों को यह लगता था, वहां के जो दिग्गज और पुराने सेनापति थे, उनको पुराने जो दिग्गज और पुराने योद्धा थे, उनको लगता था कि ये क्या करेगा, ये तो नमूना है, ये तो दुबला पतला इंसान है। लेकिन मैंने कहा ना कि किसी भी आदमी के बारे में उसकी कद काठी को देखकर कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो आगे क्या करने वाला है। यकीन मानिए नेपोलियन बोनापार्ट ने यही साबित किया कि संसाधन हो या न हो, इंसान के अंदर जोश हो, इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो, तो आदमी अपनी मंजिलों को पा लिया करता है। मुझे लगता है कि एक सिविल के स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ भी नहीं हो सकता कि सबसे बड़ी चीज है यकीन होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है हौसला होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे कि जब नेपोलियन बोनापार्ट को इटली का सेनापति बनाकर भेजा गया, सॉरी इटली का नहीं, थोड़ा सा, जब नेपोलियन बोनापार्ट को इटली में सेनापति बनाकर भेजा गया, एक मिनट बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट।